नमस्कार बच्चों, मैं सोनकर सर आप सभी का निःशुल्क पाठशाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज नागरिक शास्त्र के अध्याय 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन का आखिरी भाग है, जिसे हम लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं आगे का भाग। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार, यहीं से पढ़ना है हम लोगों को। तो देखते हैं, सदस्यता का सवाल एक गंभीर सवाल है। क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सदस्यता वाली बात है वो कह रहा है एक गंभीर सवाल है, लेकिन इसके अलावा भी विश्व के सामने कुछ ठोस मसले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए तो उसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस सालगिरह को मनाने के लिए 2005 के सितंबर में सितंबर में इकट्ठे हुए। कह रहा है कि इन लोगों ने अपनी सालगिरह मनाई 2005 में, तो इस सारे के सारे लोग इकट्ठा हुए थे। ऊपर से कह रहा है कि जो सदस्यता वाली बात है गंभीर सवाल है, किसको सदस्य बनाया जाए, किसको नहीं, कैसे, क्या है ना। अस्थाई की बात करता है। देखते हैं, इस बैठक में शामिल नेताओं ने इस अवसर पर मौजूद स्थितियों की समीक्षा हुई। जो मौजूदा परिस्थिति थी, माहौल थे, उनके बारे में समीक्षा की गई। इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में इस बैठक में शामिल नेताओं के बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया। कुछ ठोस कदम उठाए गए। क्या किया गया देखते हैं। शांति संस्थापक आयोग का गठन, मतलब एक ऐसे आयोग की स्थापना की जाए जो शांति व्यवस्था बनाए रखे पूरे विश्व में। दूसरा, यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी उसका उत्तरदायित्व ले। इस बात की स्वीकृति, इस बात पर भी सहमति बनी कि अगर कोई देश है और वह अपने देश के नागरिकों पर होने वाले अत्याचार से उसकी रक्षा करने में सफल नहीं हो पा रहा है, उनकी सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, तो दुनिया के अन्य देश उसकी सुरक्षा में हाथ बटाएंगे, ठीक है, उसका सुरक्षा करेंगे। मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 के 19 जून से सक्रिय है। कहना मानवाधिकार परिषद की जो स्थापना होती है वो 2006 में जून से सक्रिय होकर लागू हो गई मानी जा रही है। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से को प्राप्त करने का सहमति हुई। हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा, पर हर तरीके से कह रहा है आतंकवाद को समाप्त करने की बात कीजिए, उसकी निंदा कीजिए, उसका सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। और क्या कह रहा, एक लोकतंत्र कोष का गठन, कह रहा है एक ऐसे कोष की स्थापना की जाए, लोकतांत्रिक कोष, उसका भी गठन किया गया। ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी कि न्यासिता परिषद को समाप्त करने पर सहमति, न्यासिता परिषद को समाप्त किया जाए, इस पर भी सब लोगों ने सहमति बनाई। यह समझना कठिन नहीं है कि ये मुद्दे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बड़े पेचदार हैं, मतलब इन सब मुद्दों पे काम करना भी एक पेचदार है, ये कोई समस्या नहीं। कह रहा है क्या, शांति संस्थापक आयोग को क्या करना चाहिए? दुनिया में बहुत से झगड़े चल रहे हैं, यह आयोग किस में दखल दे? हर झगड़े में दखल देना क्या इस आयोग के लिए उचित अथवा असंभव होगा? ये कह रहा है कि हर झगड़े में दखल देना क्या जरूरी है? आयोग इसके लिए उचित अथवा संभव होगा कि दखल देना, मामले में हस्तक्षेप करना किसी भी प्रकार के झगड़े में। ठीक उसी तरह यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि अत्याचारों से निपटने में विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी क्या होगी। कह रहा ठीक इसी तरीके से जो विश्व बिरादरी है उसकी जिम्मेदारी क्या है कि वो अत्याचार से कैसे निपटे। मानवाधिकार क्या है और इस बात को कौन
तय करेगा कि किस स्तर पर मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है। और क्या कहते हैं मानवाधिकार है क्या चीज, पहले तो ये समझना चाहिए कि किस स्तर पर उसका, किस लेवल पर उसका क्या उल्लंघन किया जा रहा है, मतलब किस प्रकार से, ये भी समझना चाहिए। ये भी तय कौन करेगा कि उसका उल्लंघन हो रहा है। बहुत से देश अभी विकासशील जगत का हिस्सा है। कह रहा क्या, बहुत से देश क्या विकासशील देश का हिस्सा है। कैसे क्या है, जैसे भारत देख लो विकासशील है, विकास कर रहा है, विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐसे में सतत विकास लक्ष्य में निर्धारित विकास संबंधी आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षी कह रहा है, इस सतत विकास लगातार जो विकास हो रहा है और लक्ष्य निर्धारित किए गए लगातार विकास से, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण लक्ष्य उनकी भी देख लेते हैं। लेकिन पहले क्या कह रहा है, ये स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो पावर का इस्तेमाल 1 जून 2018 तक फ्रांस ने 18 बार किया, यूके ने 32 बार, अमेरिका ने 84 बार और सोवियत संघ रूस 135 बार कर चुका है। ठीक है ना, चीन ने 11 बार किया। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। लक्ष्यों को मानक बनाना कहाँ तक व्यवहारिक है, और क्या कर रहा है, क्या आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है? क्या आतंकवाद जो फैला हुआ दुनिया में, पाकिस्तान आतंकवाद की जड़ माना जा रहा है, क्या कि उसकी उचित परिभाषा हो सकती है जो माना जा सके? ये आतंकवाद की परिभाषा यही है। संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र को बढ़ावा देने में धन का इस्तेमाल कैसे करेगा? और कह रहा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से करेगा। ऐसे ही और भी सवाल साबित किए जा सकते हैं, ऐसे और भी सवाल किए जा सकते हैं, कह रहा है। प्रश्न उठता है भाई। अगला हेडिंग है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मामले को कई आधारों पर समर्थन दिया है। भारत का मानना है कि बदलते हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मामले को कई आधारों पर समर्थन किया है कि हाँ बदलाव किया जाना चाहिए, और जो बदलाव हो रहा है हम उसका समर्थन कर रहे हैं। भारत का मानना है कि यदि बदले हुए विश्व में, जो विश्व का प्रारूप बदल रहा है, विश्व का सांस्कृतिक भौतिक राजनीतिक जो ढांचा बदल रहा है, उसमें कह रहा है संयुक्त राष्ट्र की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। उसमें कह रहा है संयुक्त राष्ट्रों को मजबूत होना बहुत जरूरी है। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने से ज्यादा बड़ी भूमिका निभाए। भारत इस बात का भी समर्थन करता है, इस बात को भी कहता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो समर्थन करता है, वो उसके अलावा बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनका सहयोग करना चाहिए, विकास को बढ़ावा देना चाहिए, अन्य क्षेत्रों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, देश के विकास में और शांति सहयोग जो भी है उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाना चाहिए। भारत का विश्वास है, क्या है देखते हैं। कह रहे भारत का विश्वास है, क्या देखते हैं। भारत का विश्वास क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में उसका जो एजेंडा हो, उद्देश्य थीम जो उसकी उद्देश्य जो उसमें क्या मामला क्या होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह जरूरी पूर्व शर्त है कि वह शांति और सुरक्षा बनाए रखेगा, बनाने का प्रयास हमेशा करेगा। भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर, और क्या कहता है भारत की सबसे बड़ी चिंता का विषय एक क्या बना हुआ कि सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है, बनावट को लेकर है, उसका सदस्यता को लेकर है। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर रही है,
जो सदस्य संख्या सुरक्षा परिषद की है 5 स्थायी और 10 अस्थायी, उसमें से भी हर दूसरे साल 2 साल की सदस्यता होती है। अस्थायी की दूसरे साल को छोड़ना पड़ता है, फिर वो सदस्य तुरंत नया नहीं चुना जा सकता, दूसरे सदस्य को चुना जा सकता है। हर देश को मौका मिलना चाहिए अस्थायी तौर पर, इसी सबको लेकर के। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बढ़ी है। कहने का मतलब भारत का यह है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या बढ़ी है तो सुरक्षा परिषद में भी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हुई है। भारत का यह भी कहना है, वो ये भी मानता है कि जो सुरक्षा परिषद है उसका जो काम प्रतिनिधित्व करना सुरक्षा का, उसमें भी कह रहा है उसके चरित्र व्यवहार में हानि आई है, नुकसान हुआ, गिरावट आई है उसके व्यवहार में। भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर वह ज्यादा प्रतिनिधि मूलक होगी, यानी कि अगर इसका सुरक्षा परिषद का विस्तार कर दिया जाए तो और जिम्मेदाराना काम करेगा, जो जिम्मेदार हो जाएगी और उसे विश्व बिरादरी का ज्यादा समर्थन मिलेगा और फिर विश्व के अन्य देशों का समर्थन उसको और ज्यादा मिलेगा। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़कर 15 कर दी गई थी। अच्छा, हमें एक बात और ध्यान रखने की बात कर रहा है कि हमें ये मालूम होना चाहिए, हमें ये जानकारी होनी चाहिए, समझना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सदस्य संख्या है 1965 तक 11 थी, जहां 1965 में इसे बढ़ाकर 15 कर दी गई थी, लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर रही। क्या 11 से 15 तो कर दिया, मतलब 6 अस्थायी 5 स्थायी, लेकिन उसमें जो और 4 बढ़ाए गए वो अस्थायी में ही बढ़ाएगा, स्थायी में नहीं बढ़ाए, परमानेंट वाले वैसे के वैसे रह गए। तो कह रहा है इसके बाद परिषद का आकार जिस तरह बना जस का तस बना हुआ, कह रहा है जो संख्या स्थायी वालों की स्थिर है, तो कह रहा है तो इसका जो आकार था वो जैसे का तैसे बना हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह भी एक लक्ष्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज्यादातर विकासशील सदस्य देश हैं। और क्या कह रहा है, ज्यादातर विकासशील सदस्य देश किसमें है, आम सभा में। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा है उसमें ज्यादातर सदस्य देश विकासशील, जो विकसित होने के लिए प्रयासरत है कि अभी बहुत सारे क्षेत्रों में उनको विकास करना बाकी, इसलिए विकासशील विकास कर रहे हैं। इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसलों में उनकी भी सुनी जानी चाहिए। इसलिए जो सुरक्षा परिषद के कार्य फैसले हैं उसमें इन सदस्यों की भी सुनी जानी चाहिए जो अस्थायी है, क्योंकि उन फैसलों का उन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो फैसले होते हैं वो फैसलों का प्रभाव भी उन अस्थायी सदस्यों पर भी पड़ता है। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक। भारत का कहना यह है, हमारे देश का कहना यह है कि जो 10 अस्थायी सदस्य देश हैं की संख्या है और 5 स्थायी सदस्य देशों की संख्या, दोनों में वृद्धि की जाए, दोनों में बढ़ाई जाए देशों की संख्या को। ठीक है, भारत इसका समर्थन करता है। भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है, जो भारत की अगुवाई करने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। जो सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारियां हैं, जो गतिविधियां कार्य करने की क्षमता है, क्षेत्र है, वो बढ़ा हुआ है। सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर है। कह रहा है जो सुरक्षा परिषद के कामकाज की जो सफलता है वो पूरे विश्व पर निर्भर करती है कि लागू हो रहा है कि नहीं, उसका समर्थन दे रहा है पूरा विश्व की नहीं। अगर पूरा विश्व उसके कामकाज का समर्थन दे रहा है, इसका मतलब है कि इसका कामकाज सही है, सही दिशा में काम कर रहा है। और अगर समर्थन नहीं मिल रहा है पूरे विश्व का, इसका मतलब है कि वो सही दिशा में काम नहीं कर रहा है, उसके कार्यशैली में कुछ परिवर्तन की जरूरत है। ठीक है, इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए। इसलिए कह रहा है सुरक्षा परिषद के लिए कोई एक योजना फिर से बनाई जाए धरातल से, जिसका प्रभाव हो, लागू की जाए, देशों को शामिल किया जाए। ठीक है, मिसाल के लिए इसमें अभी भी अपेक्षा ज्यादा विकासशील देश होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर कहा जा रहा है कि पुनर्गठन जो किया जाए उसमें जो विकासशील देश है वो ज्यादा से ज्यादा देशों को शामिल किया जाए इसमें।
आश्चर्य नहीं है कि भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। गहरा कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। भाई देखिए, भारत तो उसका सदस्य बनना चाहेगा, पुनर्गठन होगा तो सुरक्षा परिषद में उसका अस्थायी सदस्य होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या के मामले में विश्व का दूसरा स्थान है भारत का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 1,21 करोड़ जनसंख्या है, तो दूसरे स्थान पर है। लेकिन अगर दूसरी जनसंख्या ये भी 21 वाली जनसंख्या हो जाती 2021 की, तो उसमें भारत प्रथम स्थान पहुंच जाता। लगभग भारत की अनुमानित जनसंख्या 1,41 करोड़ के आसपास है, लेकिन हम अभी पहले स्थान पर नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे पास जनगणना का आधार नहीं है, आधिकारिक डाटा है, तभी हम पहली बार स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो इसलिए हमें जनगणना कौन सी चल रही है? दूसरी जनगणना ही चल रही है। तो इसलिए भारत को विश्व में दूसरे स्थान पर ही अभी रखेंगे जब तक जनगणना नहीं होती। ठीक है, भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, ये वर्तमान समय का आंकड़ा तो कह रहा है। उसके हिसाब से भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5वां हिस्सा निवास करता है। इसके अतिरिक्त भारत का विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और भारत के कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन है? भारत है। भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहल कदमियों में भाग लिया। जितने भी पहल किए गए संयुक्त राष्ट्र संघ में, सब में हिस्सा लिया भारत ने। जो भी शुरुआत की गई इसमें सब में हिस्सा लिया भारत ने। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति बहाल करने के लिए जो भी प्रयास किए हैं शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने, उसमें भारत ने हमेशा उसका साथ दिया, ठोस कदम उठाया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्य संख्या की दावेदारी इसलिए भी उचित है। जो सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य है, उसमें अगला सदस्य भारत को बनाया जाना चाहिए, जोड़ना चाहिए सदस्य संख्या, अस्थायी बनाना चाहिए, इसलिए क्योंकि वह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। यानी भारत बड़ी तेजी के साथ आर्थिक क्षेत्र में उभर रहा है, विकास कर रहा है। ठीक है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है। क्या कह रहा है? भारत ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट है उसमें हमेशा नियमित रूप से एक नियम के अनुसार लगातार अपना योगदान देता रहा है, और यह कभी भी अपने भुगतान से चूका नहीं। और यह जो भी उसका बजट आता था, जो खर्च आता था, इस पर भुगतान करने के लिए जो जिम्मेदारियां ली जाती थी, वो आर्थिक रूप से पीछे कभी हटा नहीं है। उसने हमारी अपनी जिम्मेदारी निभाई है, सब कुछ किया है। भारत इस बात से आगाह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। क्या कर रहा है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य का एक प्रतीकात्मक पहल भी है। कैसे? भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य के लिए एक पहल भी किया है प्रतीक रूप में। इससे पता चलता है कि किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है। इन सब कार्यों से पता चल रहा है कि किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामले में महत्व बढ़ रहा है। किसी देश को अपनी इस बढ़ी हुई हैसियत का फायदा उसकी विदेश नीति में मिलता है। जो भी देश है उसके महत्व से उसका विदेश नीति में बहुत ज़्यादा सहयोग होता है, फायदा होता है, महत्व बढ़ता है इसका। अगर आपकी साख एक ताकतवर देश के रूप में है, यानी अगर आपकी पहचान एक शक्तिशाली ताकतवर देश के रूप में, तो इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। भाई शक्तिशाली माना जाएगा तो उसकी बातों को मानेगा लोग, उसकी बातों पर चर्चा करेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, उसके प्रस्ताव को रखा जाएगा, माना जाएगा। वो जो कहेगा उस पर ज़्यादा से ज़्यादा विचार किया जाएगा, काम किया जाएगा। और ताकतवर देश है तो भारत चाहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न वीटोधारी सदस्य बने, लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्य बनने का विरोध करते हैं। भारत तो चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाए, ताकि उसे वीटो पावर का अधिकार हो, निषेधाधिकार का अधिकार हो, है ना। लेकिन कुछ देश जैसे कि चीन विरोध करता है, इसमें दिया नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कुछ देश जो है इसका विरोध करते हैं कि भारत स्थायी सदस्य ना बने, तो इसलिए उसमें सबसे पहला नाम चीन का आता है, विरोध करता है। सिर्फ पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं जिनके साथ भारत के संबंध दिक्कत तलब है, बल्कि कुछ और देश भी चाहते हैं भारत को सुरक्षा परिषद में वीटोधारी स्थायी सदस्य के रूप में शामिल ना किया जाए। मतलब भारत के साथ साथ चीन के साथ पाकिस्तान वगैरह जैसे कई ऐसे देश हैं
जो ये चाहते हैं कि भारत स्थायी सदस्य ना बने, वीटो शक्ति विशेष अधिकार इसको प्राप्त ना हो। कह रहा है कि बल्कि कुछ और देश भी हैं, है ना, सुरक्षा परिषद में वीटोधारी सदस्य बनने के रूप में शामिल ना किया जाए, ये भी चाहते हैं, कहते हैं। मिसाल के लिए कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित है। उदाहरण के तौर पर कह रहा है भारत ने मिसाल परमाणु बना लिया, इसको लेकर के कुछ लोग चिंतित हैं, इसलिए और नहीं चाहते कि भारत स्थायी सदस्य बने। कुछ और देशों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा। और क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा। ये भी मानना है लोगों का, भारत पाकिस्तान का संबंध अच्छा नहीं है। ताकत के रूप में अन्य देशों मसलन ब्राजील, जर्मनी, जापान और शायद दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा। और क्या कह रहा है, ताकतवर देशों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ब्राजील, जर्मनी, जापान ताकतवर देश है, और दक्षिण अफ्रीका, इनको भी फिर स्थायी सदस्य के रूप में उसमें शामिल किया जाना चाहिए, करना पड़ेगा, जिसका ये देश विरोध करते हैं, जिसका ये देश हमेशा विरोध करते हैं। कुछ देशों का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी का विस्तार होता है तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कहना अगर सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाती है, इसका विस्तार किया जाता है, उसमें सदस्यों की संख्या जोड़ी जाती है ज़्यादा, तो फिर अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे देशों को प्रतिनिधित्व उसमें जोड़ा जाएगा, उनकी अगुवाई होगी, मतलब उनकी भी हिस्सेदारी होगी, क्योंकि मौजूदा सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है। कह रहा जो मौजूदा सुरक्षा परिषद है उनमें इन्हीं जो देश हैं, महाद्वीपों के देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो देश हैं, इनमें शामिल नहीं किया गया इनको। आगे कह रहा है इन सरोकारों को देखते हुए भारत या किसी और देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लगता है। कह रहा ऐसी तमाम बातों को देखते हुए भारत और या उनके साथ और जो अन्य देश हैं भविष्य में, कह रहा है मतलब मौजूदा समय में सुरक्षा परिषद के सदस्य बनने में तमाम कठिनाइयां, इसलिए वो नहीं बन सकते हैं अस्थायी सदस्य। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ, एक ध्रुवीय के रूप में जो संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी बात क्या कर रहा देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रियाओं में सुधार में कुछ देशों की यह आशा भी बनी रही कि इन बदलावों से संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और उसका कोई गंभीर प्रतिद्वंदी भी नहीं है। अमेरिका इस समय जो मौजूदा एक ध्रुवीय के रूप में, जो अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर देश है एक ध्रुव के रूप में, एक शक्तिशाली देश के रूप में, उसका कोई गंभीर प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई उसको टक्कर लेने वाला मौजूदा समय में नहीं है, ऐसा कह रहा है। कारगर ढंग से काम कर पाएगा, प्रतिद्वंदी भी नहीं, जो कारगर मतलब सही तरीके से काम कर पाएगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनधारी भूमिका निभा सकता है? क्या कह रहा है कि क्या जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध, अमेरिका के प्रभाव के खिलाफ एक सामंजस्य बनाकर के भूमिका निभा सकता है, संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है? क्या यह संगठन शेष विश्व और अमेरिका के बीच संवाद कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है? और कह रहा है कि क्या ये बातचीत करके जो अमेरिका की मनमानी चल रही है, अमेरिका मनमानी कर रहा है, क्या उसे रोक सकता है? कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहा है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ रोक पाएगा? अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। ये कह रहा है कि जो अमेरिकी ताकत है, शक्तिशाली देश है, उसकी ताकतों पर इतनी आसानी से कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है। पहली बात तो यह है कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है। कह रहा सोवियत संघ के विघटन की वजह से अमेरिका केवल और केवल मात्र एक शक्तिशाली देश बना हुआ है जो महाशक्ति है। अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते वह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अनदेखी कर सकता है। वो ताकत के बल पर, भाई ताकत वो जो व्यक्ति होता है किसी की सुनता ही नहीं है, किसी की बातें नहीं मानेगा, ठीक वही बात इसकी है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बातों को नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, अनदेखा कर देगा, क्योंकि वो एक ताकतवर देश है अमेरिका।
दूसरे, संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव है। और क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ में जब अमेरिका का खुद ही प्रभाव है तो कैसे दूसरे की बात सुनेगा। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला देश है। और क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा योगदान करता है, सबसे ज्यादा पैसे देता है। तो भैया कैसे वो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात मानेगा, दबाए रखेगा वो। अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है। अमेरिका की जो ताकत है, पैसे वाली ताकत है, वित्तीय ताकत है, वो बहुत ज्यादा मजबूत है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी व भू क्षेत्र में स्थित, और इस कारण भी अमेरिका का प्रभाव इससे बढ़ सकता है, क्षेत्रफल में भी ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह उसके नागरिक हैं। और अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कई सदस्य हैं, नौकरशाह हैं, वो खुद ही अमेरिका सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त अगर अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके अथवा उसके साथी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल नहीं है, अगर अमेरिका की लग रहा है कि कोई ऐसा प्रस्ताव लेके आ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ जो अमेरिका या उसके जो सदस्य देश उनके खिलाफ है, तो क्या कर रहा है, अनुकूल नहीं है, उनके लायक नहीं है, तो अथवा अमेरिका को या प्रस्ताव न जांचे तो अपने को प्रस्ताव न जचे तो अपने वीटो से वह उसे रोक सकता है। और एक बात है भाई, उसके पास तो वीटो शक्ति है ही है, निषेधाधिकार प्राप्त है उसको। अगर उसे लगता है कि उसके खिलाफ कोई प्रस्ताव आया है या उसके देश साथी देशों के साथ, तो वह अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर देगा, निषेधाधिकार का प्रयोग करके उस प्रस्ताव को रोक देगा। अपनी ताकत और निषेधाधिकार के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की बात बहुत वजन रखती है। भाई प्रभावकारी है तो उसकी बात तो वजन रखेगी ही। संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव के चयन में भी अमेरिका की बात बहुत वजन रखती है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव चुना जाता है वो कहीं ना कहीं अमेरिका का उस पर ज्यादातर प्रभाव होता है, उसके इशारे पर चुना जाता है। कहने का मतलब बहुत ज्यादा प्रभाव उसका है कि हाँ भाई इनको ही चुनो, जिसको वो कहे उसे ही चुना जाए, काफी हद तक उसकी बात मानी जाए। अमेरिका अपनी इस ताकत के बूते शेष विश्व में फूट डाल सकता है। कह रहा इसी ताकत के बल पर अन्य देशों में क्या करेगा, वो पूरे विश्व में फूट डाल के लड़ा देगा एक दूसरे देश को आपस में, ताकि उसकी नीतियों का विरोध मंद पड़ जाए। जब लोगों को आपस में लड़ा देगा तो उसका विरोध करने वाले कम हो जाएंगे, जोड़ लेगा, दूसरे गुट का सहयोग करते जुड़ जाएंगे ज्यादा। तो उसमें इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं है। इन सब बातों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ रोक नहीं लगा सकता है किसमें, अमेरिकी ताकत पर। तो भैया हो बहुत प्रभावशाली अमेरिका है, ठीक है, वोट डालो, राज करो। अंग्रेजों की नीति थी ब्रिटेन वासी की, वही अमेरिका अपनाता है कि ज्यादा कोई अपने खिलाफ बोले तो इन्हीं दोनों को आपस में लड़ा दो, तो वो आपस में लड़ते रहेंगे, हमारा विरोध कहाँ करेंगे। वो उनको अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ेगी, हथियार जरूरत पड़ेगी, हम तो कहते वही करेंगे, बाकी हमारे पास आएंगे तो हमारा विरोध कहाँ से करेंगे, हम सहयोग करेंगे तभी तो चलेगा उनका काम। चलो अच्छा हाँ, फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिकी ताकत का बोलबाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मामलों पर बातचीत कायम कर सकता है और इस संगठन से ऐसा किया भी है। कह रहा है तमाम मामले एक ध्रुवीय जो अमेरिका है वो कई उसकी ताकत है, उसका बोलबाला उसकी चलती है, जिसके दम पर संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व में मतलब अन्य देश है उनके बीच कई मामलों पर बातचीत कायम कर सकता है, मसले पर बातचीत करके। और संगठन में ऐसा भी किया है कि बस कई मामलों पर हस्तक्षेप भी किया है उसने, कई मामलों पर सहयोग भी किया है, बातचीत भी किया है। अमेरिकी नेता अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं। जो अमेरिका के नेता हैं वो अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का विरोध करेंगे क्योंकि अमेरिका ताकतवर है, अगर विरोध नहीं करेंगे तो उसके खिलाफ कानून प्रस्ताव पार्टी लेके आएंगे तो उसे दिक्कत होगी। इसलिए अमेरिका के जो नेता है
इसकी आलोचना करते हैं, लेकिन वो इस बात को समझते हैं कि झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मामले पर संयुक्त राष्ट्र के जरिए 190 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है। लेकिन एक बात इसको पता है, बहुत होशियार देश है अमेरिका, चालाक, जानता है कि कोई अगर सामाजिक मुद्दा हो या आर्थिक विकास हो, सामाजिक का विकास या आर्थिक विकास का मामला है, तो वहां पर जो विश्व के 190 राष्ट्र हैं, 193 देश है, इसमें 190 दिया, उन सबको एक साथ किसके माध्यम से किया जा सकता है? केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से इकट्ठा किया जा सकता है। जहां तक शेष विश्व की बात है तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा मंच है जहां अमेरिकी रवैये और नीतियों पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। कह रहा है जहां तक ये बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है कि अमेरिका की कुछ ताकत और कुछ विचारों पर, नीतियों पर अंकुश यानी रोक लगाया जा सकता है। यह बात ठीक है कि वाशिंगटन के विरुद्ध शेष विश्व शायद ही कभी एकजुट हो पाता है। एक बात और कह रहा है, ये बात सही है, ये बात सत्य है कि वाशिंगटन के विरुद्ध पूरा विश्व शायद ही कभी एकजुट हो पाता है, और अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाना एक हद तक असंभव है। वाशिंगटन के मुद्दे पर पूरा विश्व एक नहीं हो पाता है और अमेरिका पर अंकुश नहीं लगा पाता है, लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ ही वह जगह है जहां अमेरिका के किसी खास रवैये और नीति की आलोचना की सुनवाई हो और कोई बीच का रास्ता निकालने तथा रियायत देने की बात कहीं सोची जा सकती है। सारी चीजों को देखते हुए एक बात ये भी देखा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ही एक ऐसा मंच है जहां अमेरिका के खिलाफ बात रखी जा सकती है, उसके खिलाफ कोई बात रखी जाए, कही जाए और कोई रियायत दी जाए या कोई बात को रखकर बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं। क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन उसके बिना दुनिया बदहाल होगी। कहा संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमी तो है, चलो भाई ठीक है कि हाँ कुछ कमियां हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया बदहाल होगी, मतलब बर्बाद हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, दुनिया की स्थिति खराब हो जाएगी। आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी ताल जुड़ते रहते हैं। इससे पारस्परिक निर्धारिता का नाम दिया जाता है। इसे देखते हुए यह कल्पना करना कठिन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन के बिना विश्व के 7 अरब से भी ज्यादा लोग कैसे रहेंगे। कह रहा है कि ये भी देखने की, एक सोचने की बात है, कल्पना की जा सकती है कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं हुआ तो पूरे विश्व के 7 अरब से ज्यादा जो लोग हैं वो कैसे रहेंगे, उनकी कौन सुनेगा, कहाँ सुना जाएगा, कोई मुद्दे को कहाँ रखा जाएगा, है ना। आगे प्रौद्योगिकी यह सिद्ध कर रही है कि आने वाले दिनों में प्रौद्योगिकी क्या कर रहा है, ये सिद्ध कर रही है कि सिद्ध करने यानी कि ये बात साबित करने में लगी हुई है कि आने वाले दिनों में विश्व में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी। विश्व में पारस्परिक निर्भरता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी निरंतर बढ़ता जाएगा, मतलब सहयोग की भावना बढ़ती जाएगी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी निरंतर बढ़ेगा। लोगों को और सरकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन, क्या कह रहा है, लोगों और सरकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे। लोग हैं जो सरकार है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ और कोई दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हो जिससे समर्थन प्राप्त हो लोगों को, उसका उपयोग करके कोई और तरीका ढूंढना होगा, ऐसे तरीके जो उनके हितों और विश्व बिरादरी के हितों में व्यापक धरातल पर मेल खाते हो। मतलब ऐसे हित की बात कर रहा है, ऐसे समुदाय की इकट्ठा करने की बात कर जो उनके हित की बात करता हो, उनके रक्षा की बात करता हो। तो बच्चों ये चैप्टर आज समाप्त होता है, अगला चैप्टर हम लेके आएंगे कल।
तो आज यहीं तक देखते हैं। तो बस इतना कहेंगे, आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, सहयोग बनाए रखिए, हम आपको पूरा समर्थन करेंगे, पढ़ाएंगे अच्छे से, पेपर में भी आपकी मदद कराएंगे, क्वेश्चन पेपर कराने वाले बहुत जल्दी शुरुआत करेंगे। बस ये कहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को ऐसे ही शेयर करते रहिए लोगों तक। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए आप लोग, ताकि हमको भी पता चले कि आगे की रणनीति क्या करनी है, कैसे क्या करना है, सही गलत क्या, कोई सुधार हो तो भी, अच्छा पढ़ा है तो भी, जो भी हो सुझाव दीजिए, ठीक है। तो आज बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।